आरंभ करते हैं। जैसे जैसे कोई अन्य छात्र शामिल हो जाएगा उन्हें शामिल करते रहेंगे। देखिए, साहित्य और भाषा पर चिंतन करते समय दूसरे शीर्षक की ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। वह शीर्षक है भाषा शिक्षण। और भाषा शिक्षण पर चर्चा करते हुए ऐसा लगता है कि भाषा शिक्षण के स्वरूप और प्रक्रिया की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ जान लेनी जरूरी है। पहली बात यह है कि जैसा हमने इसके पूर्व भाषा क्या है, भाषा की परिभाषाएं कौन सी हैं, भाषा के प्रकार कौन से हैं, भाषा की विशेषताएं कौन सी हैं और वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व क्या है, इस पर बड़े विस्तार से चर्चा की थी। किंतु आज हमें दूसरा भाग जो है, दूसरा शीर्षक भाषा शिक्षण पर चर्चा करनी है। भाषा शिक्षण पर चर्चा करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले शिक्षण को समझा जाए, क्योंकि भाषा को हम थोड़ा बहुत समझ गए हैं। मैं फिर से पुनरावृत्त करूंगा। भाषा वह प्रणाली है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर कर्णग्राह्य वाक् प्रतीकों से अपने भाव, अपने विचार प्रकट करता है, समझ सकता है, सोच सकता है, विचार सकता है। यानी भाषा कर्णग्राह्य वाक् प्रतीकों की वह प्रणाली है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अपने भाव, विचार, संवेदनाएं प्रकट कर सके। ये भाषा की परिभाषा हमने देख ली, भाषा की विशेषताएं भी देख ली, भाषा के प्रकार ये भी देख लिए। परंतु शिक्षण क्या है ये भी समझना पड़ेगा, जिसको मूलतः हिंदी में शिक्षा कहा जाता है, मराठी में शिक्षण कहा जाता है, अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है या लर्निंग कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर भाषा के शिक्षण से तात्पर्य को ग्रहण करते समय, विचार करते समय हम ये सोचें कि शिक्षण क्या है, तो उस बात को भी हमें गौर से देखना पड़ेगा। शिक्षण यह एक सोद्देश्य प्रक्रिया है, मतलब बिना किसी उद्देश्य के कोई सीखता नहीं। ध्यान रहे, मनुष्य का जीवन सीखने के लिए है। हम मरते दम तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। और यह केवल प्रक्रिया नहीं अपितु एक गतिशील प्रक्रिया है। ये कभी थमती नहीं है, गति में होती है, वेग में होती है। इतना ही नहीं, वह एक विकासात्मक प्रक्रिया है। विकास उसमें होता रहता है और उस विकास का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। हमने क्या सीखा, हमने क्या पढ़ा। कभी वो परीक्षा के द्वारा हो सकता है, कभी अन्य लोगों के मूल्यांकन के द्वारा हो सकता है, सुझावों के द्वारा हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यह एक सचेतन प्रक्रिया है। सचेतन का अर्थ यह होता है कि यह कोई जड़ प्रक्रिया नहीं है, मतलब ये एक सोद्देश्य है, प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रक्रिया है और सचेतन प्रक्रिया है। यानी शिक्षण निरुद्देश नहीं होता। अगर हम व्यत्यास के रूप में देखा जाए तो इसी वाक्य को, जिस वाक्य को मैंने पढ़ा था कि शिक्षण एक सोद्देश्य, गतिशील, विकासात्मक एवं सचेतन प्रक्रिया है, इसके व्यत्यास के रूप में हम ये देख सकते हैं कि शिक्षण यह एक निरुद्देश, अगतिशील यानी जड़, अविकासात्मक यानी उसी जगह थमने वाली और अचेतन प्रक्रिया नहीं है। यानी सकारात्मक को है और नकारात्मक नहीं है, इस प्रकार से बातें हम कर सकते हैं।
फिर से मैं कह रहा हूं कि शिक्षण एक सोद्देश्य, गतिशील, विकासात्मक एवं सचेतन प्रक्रिया है। ध्यान रहे, जिस अगर हम सोद्देश्य कहते हैं, स उद्देश्य, उद्देश्य सहित, उद्देश्य समेत कहते हैं, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अध्यापक को एक सुनियोजित क्रिया को, यानी अध्यापक के द्वारा एक सुनियोजित प्रक्रिया को शिक्षण के रूप में स्वीकार किया जाता है। देखिए, पहली बात हमने कही थी कि शिक्षण एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। अगर यह सोद्देश्य प्रक्रिया है तो अध्यापक के द्वारा इसे सुनियोजित रूप से क्रियान्वित करना पड़ेगा। मतलब जैसे हमने कोरोना के काल में हम प्रत्यक्ष रूप में से नहीं आ रहे हैं एक दूसरे के सामने, किंतु गूगल मीट के माध्यम से हम एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। मतलब एक अलग प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था हमने निर्माण की है। इतना ही नहीं, एक सुनियोजित प्रक्रिया की है। आपको लिंक भेजना, उस लिंक को आपने देखना, उस पर स्पर्श करना, उसके आधार पर शामिल होना, शामिल होने के बाद विचार करना, सुनना, प्रश्न पूछना, ये सारी प्रक्रिया जो है वह एक सुनियोजित है। मतलब शिक्षा एक सोद्देश्य और उन उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए सुनियोजित प्रक्रिया है। और ध्यान रहे, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मूल उद्देश्य यह है, किसी भी लर्नर अर्थात छात्र या अधिगमकर्ता जो सीखना चाहता है, उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। वांछित परिवर्तन लाना मतलब, यदि अब मैं हिंदी का अध्यापक हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे छात्र हिंदी भाषा में कठिन से कठिन शब्दों का उच्चारण सही सही प्रकार से करें। ये मेरा वांछित उद्देश्य है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार सिखाना पड़ेगा, इन सब की सोच शिक्षा में होती है। ध्यान रहे, शिक्षण की परिणति अधिगम में है। अधिगम, जिसको अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं। शिक्षा दोहरी प्रक्रिया है। अध्यापक टीचिंग करेगा तो छात्र को लर्निंग करना चाहिए। अध्यापक सिखाएगा तो छात्र को अधिग्रहण करना चाहिए, अधिगम करना चाहिए। और अधिगम मतलब लर्निंग वह प्रक्रिया है जिसमें अनुभव तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप, ध्यान रखिए, हम जो कुछ सीखते हैं अपने अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं, और उन अनुभवों को माध्यम से सीखने के बाद जो हम सीखते हैं उसको अधिक बार प्रशिक्षण के द्वारा और अधिक पुख्ता बनाते जाते हैं। मतलब अधिगम वह प्रक्रिया है, लर्निंग वह प्रोसेस है जिसमें अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप बालक या बालिका, लड़का या लड़की, छात्र या छात्रा, या कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उसके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन हो कि वह नवीन कुशलता को प्राप्त करे, कुछ नया कौशल्य अर्जित करे और नई आदतों का विकास करें। ध्यान रखिए, सीखना क्या होता है, जो हमें इस समय नहीं आता या पहले नहीं आता था, वो हम सीख रहे हैं, और सीखते 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 नई चीजें आत्मसात कर लेते हैं, नए कौशल हमारे अपने हृदय में संजो लेते हैं, हमारे मस्तिष्क में संजो लेते हैं। जैसे देखिए कि छोटा बच्चा जो है वह अपनी माँ से मामा, चाचा, ताता, बाबा ऐसे शब्द सीखता है, और सीख करके उसके ध्यान में रह जाता है कि मैं जिसे ताता कह रहा हूँ, जिसे बाबा कह रहा हूँ, जिसे मामा कह रहा हूँ, वो एक व्यक्ति है। अब उसके अनुभव में ये फिट बैठ गया कि ये व्यक्ति मतलब ताता, ये व्यक्ति मतलब बाबा, ये व्यक्ति काका, ये व्यक्ति चाचा। तो ये जो मन में बैठ जाता है वो अर्जित कर लेता है, वो एक कुशलता उसकी आ जाती है कि व्यक्तियों की पहचान करें। इसका चेहरा ऐसा है और इस व्यक्ति का इस नाम से संबोधित करना है।
तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के द्वारा उसमें कुछ नई आदतें आती हैं। मतलब वो बाबा को मामा नहीं कहता बाद में, या मामा को बाबा नहीं कहता, चाचा को ताता नहीं कहता, ताता को मामा नहीं कहता। तो इस प्रकार से उसमें कुछ नई आदतें आ जाती हैं, और ये आदतें विकसित होते होते, अब मैं बार बार मैं छोटे बच्चों का उदाहरण इसलिए देता हूं कि शिक्षा की प्रक्रिया बचपन से आरंभ होती है, और आगे चलकर धीरे 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 हम नए नए कौशल्यों को अर्जित करते हैं। जैसे किसी एक अक्षर को पहचानना, ये अ है, ये क है, ये म है। तो इस प्रकार से पहचान करते जाना, उसकी आदत हो जाना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण आदत से वह सीखते जाता है। सीखते 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 वह धीरे धीरे अपनी आदतों में बदलाव भी करता जाता है। इस प्रकार उठना चाहिए, इस प्रकार बैठना चाहिए, इस प्रकार खड़े होना चाहिए, इस प्रकार नमस्कार करना चाहिए, इस प्रकार आदर देना चाहिए। तो ये जो आदतों में बदलाव होते जाते हैं, उसके द्वारा वह एक महत्वपूर्ण एडजस्टमेंट कर लेता है। एडजस्टमेंट जानबूझकर मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसको हिंदी में समायोजन कहा जाता है। मतलब किस व्यक्ति के सामने कैसे पेश आना है। अगर कोई बदमाश सामने आए तो उसके साथ कैसे बातें करनी है, कोई आदरणीय व्यक्ति सामने आए तो उसके सामने किस प्रकार बात करनी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण छोटी छोटी चीजें होती हैं। इसके उपरांत ध्यान रखिए कि ये जो अनुभव उसे आता है, और उस अनुभव को प्रशिक्षित रूप में वो अधिक पुख्ता मायने में ग्रहण कर लेता है, तो धीरे धीरे कुछ नई कुशलताएं उसमें आ जाती हैं, और वह सामाजिक समायोजन में समर्थ हो जाता है। और ध्यान रखिए, आखिर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक पशु है। इसलिए नीति शास्त्र के द्वारा समाज में कैसा वर्तन करना चाहिए, किस प्रकार की हमारे आदतें होनी चाहिए, ये सारी की सारी प्रक्रिया हमें शिक्षा के माध्यम से मिलती है। ध्यान रहे, बहुत बार ये कहा जाता है कि शिक्षा मात्र इंफॉर्मेशन या सूचना देना है किसी चीज के बारे में। समझिए, एक पुस्तक है, उस पुस्तक में जो कुछ लिखा है, उस पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं, कितने अध्याय हैं, कितने शब्द हैं, कितने परिच्छेद हैं, उसमें इस परिच्छेद में क्या लिखा है, उस परिच्छेद में क्या लिखा है, ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। वो अपने आप आ जाएगा छात्र को, बस वो किस प्रकार से सीखना चाहिए, ये शिक्षा का उद्देश्य है। ध्यान रहे, किस पुस्तक में कौन सी जानकारी दी है, किस ऐप में कौन सी जानकारी दी है, किस पीडीएफ में कौन सी जानकारी दी है, किस पीपीटी में कौन सी जानकारी दी है, किस पत्र में कौन सी जानकारी दी है, किस पत्रिका में कौन सी जानकारी दी है, ये छात्र अपने आप सीख लेगा। लेकिन ये सीखते समय, ये जानकारी जानते समय, मतलब शिक्षा का उद्देश्य मात्र जानकारी प्रदान करना नहीं है, अपितु वह एक ऐसा ज्ञानात्मक संस्कार है जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व को का बहुआयामी विकास हो। मतलब शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? छात्र का सर्वांगीण विकास, बहुआयामी विकास। मतलब मनुष्य को अपने जीवन में जीने के लिए जिन जिन आदतों का, जिन जिन कुशलताओं का, जिन जिन अच्छाइयों का की आवश्यकता होती है, उन सभी आवश्यकताओं से वह कुछ न कुछ ग्रहण करे, वह कुछ न कुछ सीखें, और वह एक सामाजिक समायोजन में समर्थ बन सके। यानी अध्यापक केवल जानकारी देता है ऐसा नहीं, अपितु ज्ञानात्मक संस्कार करता है जिससे छात्र के व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास हो। शिक्षा की व्याख्या ही की जाती है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास ही शिक्षा है। इसलिए शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण और अधिगम, मतलब जो मैं कर रहा हूं वो शिक्षण है, जो आप कर रहे हैं वो अधिगम है। मैं टीचर हूं, टीचिंग कर रहा हूं, आप छात्र है, लर्नर हैं, आप लर्निंग कर रहे हैं।
और ये परस्पर संबंध है। मतलब इन प्रक्रियाओं का मेरी जगह कोई अन्य अध्यापक होगा, आपकी जगह कोई अन्य विद्यार्थी होगा, लेकिन ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। और इसी प्रक्रिया को लेकर अगर हम आगे चलें तो एक महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करनी जरूरी है। अगर अध्यापक अपने शिक्षा की प्रक्रिया आगे चलाना चाहता है, छात्र अपने अधिगम की प्रक्रिया आगे चलाना चाहता है, तो ऐसा कौन सा माध्यम है इन दोनों को जोड़े? वो है भाषा। क्योंकि बिना भाषा के न कोई चीज सीखी जा सकती है, न कोई चीज पढ़ाई जा सकती है। मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, आप सीख रहे हैं, मैं अध्यापन कर रहा हूं, आप अधिगम कर रहे हैं। ये जो प्रक्रिया है, इनमें जोड़ क्या है? इनमें जोड़ है इनमें जोड़ है भाषा का। बिना भाषा के कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कुछ सिखा नहीं सकता। क्यों नहीं सिखा सकता? क्योंकि दोनों में जो महत्वपूर्ण अध्ययन और अध्यापन, या यूं कहें टीचिंग और लर्निंग, यूं कहें कि अध्यापन और अधिगम, इन दो प्रक्रियाओं को अगर पूर्ण किया जाए, पूर्ण प्रक्रियाएं बने, तो उसमें केवल एक माध्यम उनका हो सकता है, वो है भाषा। मतलब भाषा केवल हिंदी या अंग्रेजी या मराठी या संस्कृत या अन्य कोई भाषा सीखना नहीं है, अपितु दुनिया के कोई भी ज्ञान हो, दुनिया की कोई भी विद्या हो, उस विद्या को अगर माध्यम भाषा का नहीं होगा तो विद्या नहीं आएगी। इसलिए भाषा शिक्षण और प्रशिक्षण और जरूरी हो जाता है। ध्यान रहे कि जो व्यक्ति ठीक ढंग से भाषा सीख नहीं सकता, वह दुनिया में कोई भी काम नहीं कर सकता। अगर समझे आप एक अच्छे व्यापारी बनना चाहते हैं तो आपको भाषा आनी चाहिए। आपको अपने ग्राहकों की संतुष्टि के लिए जिस भाषा का प्रयोग करना है, उस भाषा पर आपकी पकड़ होना, आपका अधिकार होना जरूरी है। आप एक नेता हैं, राजनीतिक नेता है। अगर आप एक राजनेता हैं तो आपको भी अपने अनुयायियों, अपने मतदाताओं के साथ संपर्क करने के लिए भाषा आनी जरूरी है। अगर आप एक वैज्ञानिक हैं, आपको अपने किसी प्रकल्प, किसी परियोजना को सरकारी अफसरों के सामने अच्छी तरह से प्रस्तुत करना है, तो उसके लिए भी भाषा जरूरी है। अगर आप एक अच्छे प्रशिक्षक हैं, समझिए ताइक्वांडो के प्रशिक्षक हैं, या किसी अन्य खेल के प्रशिक्षक हैं, योग के प्रशिक्षक हैं, तो उसके लिए भी आप अपने अधिगमकर्ताओं के सामने, अपने छात्रों के सामने, अपने विद्यार्थियों के सामने उस प्रकार की बात रखने की कुशलता चाहिए। होता यूं है, देखिए मराठी में एक कहावत है, देखिए जिसको बोलना आता है, जिसको बोलना आता है वो मिट्टी भी बेच सकता है, और जो बोल नहीं सकता, प्रचार नहीं कर सकता अपने प्रोडक्ट का, वो सोना भी नहीं बेच सकता। इसलिए आपके पास कौन सा ज्ञान, कौन सी संपत्ति, कौन सी पुस्तक, क्या आपके पास कितना मूल्यवान है, वह अपने अधिग्राहकों को समझाने के लिए आना चाहिए। इसलिए भाषा शिक्षण और प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और ध्यान रहे, अगर भाषा कमजोर है, अधिगमकर्ता की भी और अध्यापक की भी, दोनों में से किसी एक की भी भाषा कमजोर है, तो शिक्षा की उद्देश्य पूर्ति नहीं हो सकती। यानी शिक्षण किसी भी विषय का हो, उसमें अगर दोनों में से किसी एक की भाषा ठीक नहीं है, किसी एक की भाषा योग्य नहीं है, किसी एक की भाषा पूर्ण नहीं है, कोई एक भाषा प्रक्रिया पर, भाषा पर अधिकार उसका नहीं है, तो यह प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी
और अधूरी प्रक्रिया के द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। और भाषा की कमजोरी, भाषा की अशक्तता, भाषा की अधिकारहीनता, यह शिक्षा की उद्देश्य पूर्ति में सबसे बड़ी बाधा के रूप में उपस्थित हो जाएगी। अतः भाषा यानी किसी भी प्रकार के शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया भाषा शिक्षण की है। मतलब समझिए, आप अगर रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री की कोई तासिका कर रहे हैं और उसमें किसी एक शब्द को लेकर के किसी भी विषय का हो सकता है, बॉटनी का हो सकता है, जूलॉजी का हो सकता है, मैथ का हो सकता है, फिजिक्स का हो सकता है, अंग्रेजी का हो सकता है, या कोई अन्य विषय हो सकता है, वो शब्द जब तक भाषाई दृष्टि से आपकी समझ में न आए तो आप आगे नहीं जा सकते। इसलिए सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि हमें भाषा सीखना बहुत जरूरी है। 1 मिनट के लिए मैं जरा चार्जिंग करता हूँ। अब ठीक है, तो मैं कह रहा था कि शिक्षा, भाषा की शिक्षा बहुत जरूरी है किसी भी प्रकार के ज्ञान के अर्जन करने के लिए। और एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रहे, भाषा शिक्षा 2 प्रकार से ग्रहण की जा सकती है। कौन कौन से वो 2 प्रकार हैं? एक है अनौपचारिक, मतलब आप बातचीत कर रहे हैं, आपके पिता, आपकी माता, आपके भाई, आपकी बहन, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी जाने अनजाने में आपको कुछ न कुछ सिखाते हैं और आप उसे ग्रहण करते जाते हैं। ये ऐसा नहीं, ऐसा है। अगर आप गलती से, वैसे एक शब्द है ज्ञान, ये शब्द आपको थोड़ा अलग लगेगा, मराठी में ज्ञान कहते हैं, हिंदी वाले इसे ज्ञान कहते हैं, लेकिन इसका मूल उच्चारण ज्ञान है। ये जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, आपको कोई समझाएगा नहीं, तब तक इसका उच्चारण आप नहीं कर सकते। मैं फिर से कह रहा हूं कि मराठी में जिसका उच्चारण ज्ञान किया जाता है, हिंदी में जिसका उच्चारण ज्ञान किया जाता है, मूलतः उसका उच्चारण भाषा वैज्ञानिक और व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से ज्ञान है। ये कोई अनौपचारिक रीति से बता सकता है? तो अनौपचारिक रीति से शिक्षा ग्रहण की जा सकती है भाषा की, परंतु हम बचपन से सुनियोजित दृष्टि से अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, औपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। मतलब बालवाड़ी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, ये औपचारिक चीजें हैं। मतलब ये 1 वर्ष पूरा पढ़ने के उपरांत आपको इस प्रकार का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इस प्रकार का पासिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा, या इस प्रकार का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये औपचारिक बात हुई। लेकिन अनौपचारिक बहुत महत्वपूर्ण होता है। औपचारिक में, औपचारिक का अर्थ क्या होता है? मैं एक अध्यापक हूं, मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं, आप एक विद्यार्थी हैं, आप अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। परंतु शिक्षा ऐसा नहीं होती। शिक्षा अनौपचारिक होती है ज्यादा, वो अनुभव के आधार पर। अगर आप बाजार में जाते हैं, किसी चीज का भाव मोल करते हैं, उसमें कम ज्यादा कर लेते हैं, आपको वो चीज मिल जाती है, ये भी तो एक शिक्षा है, ये भी तो एक अनुभव है। और ये अनुभव आपको अनौपचारिक में ज्यादा मिलता है, औपचारिक में कम मिलता है, क्योंकि औपचारिक में किताबी चीजें ज्यादा होती है, सैद्धांतिक चीजें ज्यादा होती हैं, व्यवहारिक कम होती है। और व्यवहार से जो शिक्षा मिलती है वो पक्की हो जाती है। पुस्तकी शिक्षा थोड़ी ठीक है, परीक्षा तक सीमित रह जाती है, उसके बाद हम उसका उपयोग नहीं करते। लेकिन हम व्यवहार में जो सीखते हैं उसका प्रयोग दैनंदिन जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में अवश्य करते हैं। इसलिए मित्रों, ये सीखना जरूरी है कि इस सुनियोजित रूप से, औपचारिक रूप से जो हम स्वदेश शिक्षा सीखते हैं, शिक्षण सीखते हैं, उसके द्वारा कुछ न कुछ कुशलता आ जाती है। हम आगे चल करके भाषाई कौशल्यों के बारे में भी कुछ बातें करने वाले हैं, जैसे श्रवण, संभाषण, पठन या वाचन और लेखन।
ये 4 प्रक्रिया हैं जिनके माध्यम से आप किसी भी विषय को आत्मसात कर सकते हैं। लेकिन इन कौशल्यों को अर्जित करने से पहले ध्यान रहे कि जो ज्ञान आपको मिल रहा है, जो जानकारी आपको मिल रही है, जो सूचनाएं मिल रही है, मराठी में कहा जाए तो जो माहिती आपको मिल रही है, वह प्राप्त करना और कुशलता का विकास करना। मतलब कोई एक कौशल्य है। अगर समझिए आपको शुद्ध लेखन के कुछ नियम दिया, मराठी में जिसे शुद्ध लेखन कहा जाता है, हिंदी में उसे वर्तनी के नियम कहा जाता है। वर्तनी के नियम आपको सिखाए, 1 बार सिखा दिए, 2 बार सिखा दिए, 3 बार सिखा दिए। अब ये वर्तनी के नियम जो हैं आपको सिखाने हैं, तो उसमें कोई एक शब्द लिखते समय उसकी मात्रा पहली होनी चाहिए, दूसरी होनी चाहिए। 2 शब्द जोड़ते समय कहाँ हाइफन देना चाहिए, कहाँ संधि समास के नियमों का पालन करना चाहिए। आप 1, 2, 3, 4 बार सीख जाएंगे, अवश्य सीखें, परंतु एक बार प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, सीखने के बाद जो कुशलता आप में आ जाती है, कि ध्यान रखिए बाद में वो आपसे गलती नहीं होती। शुद्ध लेखन या वर्तनी के 1, 2, 3 बार नियम सीखने पर, आत्मसात करने पर, उनका प्रशिक्षण लेने पर जिंदगी में आप कभी भी शुद्ध लेखन की गलती नहीं करेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि वो व्यवहार में उतरे, वो एक कुशलता बन जाए आपकी। परंतु भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा के सैद्धांतिक ज्ञान का महत्व नहीं है। अब समझिए आप बॉटनी सीख रहे हैं तो उसका सैद्धांतिक ज्ञान चाहिए, केमिस्ट्री सीख रहे हैं उसका सैद्धांतिक ज्ञान चाहिए। किंतु अगर आप भाषा सीखना, भाषाई कुशलताओं को अर्जित करना चाहते हैं, तो ये कतई फर्क नहीं पड़ता कि आपको भाषा के बारे में जानकारी है। भाषा का इतिहास पता होना चाहिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति बननी चाहिए, भाषा शब्द की परिभाषा पता होनी चाहिए, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, इन सैद्धांतिक चीजों की आवश्यकता नहीं है। समास क्या होते हैं, अलंकार क्या होते हैं, रस क्या होते हैं, भाषाई कुशलताओं को किस प्रकार से उच्च रीति में लाना चाहिए, ये सारे के सारे भाषाई ज्ञान से कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए किसी भी नई भाषा को सीखते समय हम उसकी व्याकरणिक या भाषा वैज्ञानिक प्रक्रिया को सीखने का कोई प्रयास न करें। केवल पहले उस भाषा को बोलने वाले व्यक्ति को, कुशलता से बोलने वाले व्यक्ति को पहले सुने, ये जरूरी है। फिर कुछ बोलने का प्रयास करें। ध्यान रहे, व्याकरण के कठिन से कठिन नियमों का पालन कर आप बोलचाल नहीं कर सकते। मतलब समझिए मैं कोई वाक्य कह रहा हूं, मैं एक वाक्य कह रहा हूं कि धरती से आसमान में जाने वाली हरी किरणों का गंभीर परिणाम किस किस चीज पर होता है, वो हमें पता कर लेना चाहिए। इसमें इतना बड़ा जो वाक्य है, इस वाक्य में कौन सा उद्देश्य है, कौन सा विधेय है, कौन सा कर्ता है, कौन सी क्रिया है, कौन सा कर्म है, कौन सा करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है, किस काल की ये वाक्य रचना है, इसे समझने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपको केवल उसका मतितार्थ लेना है, उसका अर्थ समझो। उसके लिए व्याकरणिक नियमों का आना जरूरी है, ऐसा नहीं है। ध्यान रहे, किसी भी भाषा को सीखते समय उस भाषा में छोटे छोटे वाक्य बनाना, उस भाषा को छोटे 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 प्रश्नोत्तरों के रूप में अर्जित कर लेना, ये महत्वपूर्ण विशेषता है। व्याकरण भाषा का शिखर हो सकता है, शिखर, बुनियाद नहीं। भाषा की बुनियाद तो बोलचाल है। इसलिए मित्रों, ये जरूरी है कि आप ये जो 4 कौशल जो हम पढ़ाने वाले हैं कल से, उन कौशलों की ओर ध्यान दो। अध्यापकों की बातें अच्छी तरह सुनो, माता पिता की बातें अच्छी तरह से सुनो, उनको पुनरावृत्त करने का प्रयास करो, उनको बोलने का प्रयास करो, उसका संभाषण करने का प्रयास करो। ये जरूरी है कि आपको व्याकरण बहुत आ जाए, व्याकरण की आवश्यकता नहीं है। और अंग्रेजी सीखने वाले सारे छात्र यही गलती कर देते हैं। अंग्रेजी का व्याकरण रटते हैं, लेकिन अंग्रेजी मरते दम तक नहीं आती।
क्योंकि बोल चलते ही नहीं ना। आज लगभग हमारे 30 मिनट पूरे हो रहे हैं। आज की तासिका को हम यही समाप्त करते हैं। कल भाषा शिक्षण की प्रक्रिया को और अधिक विस्तार से समझने का हम प्रयास करेंगे। आज जो छात्र यहाँ उपस्थित हुए उन सबको हार्दिक धन्यवाद। कल इसी प्रकार से और अधिक संख्या में उपस्थित रहने का प्रयास कीजिएगा।